को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और यहां पर सीएम धामी ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की है। सीएम ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें उपराष्ट्रपति पद का कार्यभार संभालने पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। सीएम धामी ने कहा कि इस दौरान कई मुद्दों और विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज की समस्या पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाया है और कहा है कि सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बाहरी लोगों के फर्जी दस्तावेजों से पहचान पत्र बनवाकर राज्य में रहने वाले खिलाफ सत्यापन अभियान चलाने के आदेश दिए। साथ ही सीएम ने गृह सचिव शैलेश बगोली को वेरिफिकेशन को आसान और तेज करने के लिए एक ऐप बनाने को भी कहा है। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म करने को लेकर न्यूज़ 18 से खास बातचीत में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसमें विवाद जैसी कोई बात नहीं है। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ हर ओर देवस्थान है, जहां भी जाएंगे ये देवों से आच्छादित है, इसलिए इसे देवभूमि कहते हैं। सभी लोगों के मन में उत्तराखंड को लेकर एक श्रद्धा है, इसलिए उत्तराखंड उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि अवैध रूप से बनी संरचनाएं, बिना किसी नियम से चलने वाले मदरसे या फिर अतिक्रमण को हटाया है। साथ ही 9000 एकड़ जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। विवाद जैसी कोई स्थिति नहीं है। देवभूमि है उत्तराखंड जी। उत्तराखंड देवभूमि है बिल्कुल। और हर एक स्थान पर कोई न कोई आपको देव स्थान दिखाई देगा जी। आप जहां जाएंगे आपको पूरा देवों से आच्छादित, वनों से आच्छादित, नदियों से आच्छादित, पर्वतों से आच्छादित, हिम ग्लेशियरों से आच्छादित राज्य है हमारा। देवभूमि उत्तराखंड इसको कहते हैं। और केवल उत्तराखंड के लोग ही नहीं, देश के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के लोग उत्तराखंड के बारे में सबके मन में एक विचार होता है, आस्था होती है, श्रद्धा होती है। तो देवभूमि उसी प्रकार से आगे बढ़नी चाहिए और हमारे संस्कार देवभूमि के नौनिहालों में कैसे होने चाहिए, उसको लेकर हम हमेशा से प्रयत्नशील रहे हैं। हमेशा हमने प्रयास किया है, चाहे वहाँ पर अवैध रूप से बनी हुई संरचनाएं हों, अवैध रूप से चलने वाले, बिना किसी नियम के चलने वाले मदरसे हों, उन सभी को हमने वहाँ पर यह अतिक्रमण हो इस प्रकार का वो हटाया है और 9000 एकड़ जमीन इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान से उत्तराखंड में सियासत गरमा गई है। रायसिंह रुड़की में न्यूज़ 18 के मंच पर उत्तराखंड लीडर अनुपम त्रिवेदी के एक सवाल के जवाब में भट्ट ने कहा था कि नारेबाजी और धरने से कुछ नहीं होने वाला और धरना देने वाले चुनाव लड़ें तो औकात का पता चल जाएगा। अब इस पर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदयाल ने महेंद्र भट्ट के इस बयान को बेतुका और घमंड से भरा हुआ बताया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि ये कांग्रेस की घबराहट है और बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। भट्ट जी का ये बयान बेतुका और दंभ से भरा हुआ, घमंड से भरा हुआ, अति घमंड से भरा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी कि निश्चित रूप में भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं इस बयान की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं कि महेंद्र भट्ट जी का यह बयान सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि कुछ लोगों को उकसाएं और उकसाकर चुनाव लड़ाएं और वोटों का डिवाइड करके, विपक्ष के वोटों को डिवाइड करके पुनः एक बार सत्ता में आने की उनकी मंशा इसमें। इस तरह की बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलों पे बिखराव चाहती है, तो मैं उनको ये बतलाना चाहता हूं कि उनको भारतीय जनता पार्टी से घबराहट है। वो अभी से डरे हुए हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के
माननीय प्रदेश अध्यक्ष के एक बयान से इतना कांग्रेस डर रही है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस प्रदेश के अंदर कितनी कमजोर हो चुकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने तीसरा मोर्चा और छात्र आंदोलन के नेताओं को लेकर क्या कहा था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। देखिए, सीधा जो चुनाव देखा गया है उत्तराखंड में, खासकर वो कांग्रेस और बीजेपी दो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों में देखा गया है। बीजेपी के लोग इस बार बड़ी निगाहों से, उम्मीद की निगाहों से देख रहे हैं कि कोई तीसरा मोर्चा बन रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, हम तो 50+1 के मत के अपेक्षित रहते हैं। तीसरा मोर्चा बने, चौथा मोर्चा बने, उससे पार्टी को फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम पोलिंग बूथ पर टोटल पोलिंग का 50+1, 50% वोट और 1 वोट अतिरिक्त, ये हमारे पाले में होगा। तो फिर कितने मोर्चा, उसका आशा नहीं। लेकिन ये भी सच है कि इस राज्य के अंदर अनेकों बार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वो लोग आते हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है। और जब आधार नहीं होता, जब वो लोग सड़कों में उतरते हैं और उतरने के बाद मुख्यमंत्री जी जब चीजों को समझते हैं, तो मन में निश्चित रूप से आता है कि ये लोग केवल नारे लगाने के लिए हैं क्या? और लोकतंत्र में केवल नारे लगाना और एक प्रकार से केवल विरोध प्रदर्शन करके सरकार को अनावश्यक रूप से, मिथ्या रूप से बदनाम करने का जो षड्यंत्र होता है, तो मैं चुनौती देता हूं ऐसे लोगों को चुनाव में आना चाहिए। कि जनता का जनादेश जब आएगा तब तुमको तुम्हारी औकात पता लगेगी। इसलिए केवल नारे लगाना, प्रदर्शन करना, अनावश्यक फर्जी बातें फैलाना, और जनता ने वो सब बातें नकार दी हैं। लेकिन मैं आज चैलेंज भी करता हूं और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना भी चाहता हूं, ये धरना प्रदर्शन करने वालों, अच्छा होगा चुनाव में आओ। आपका इशारा किन की तरफ है? ये हाल में आंदोलन कुछ चले थे, उनकी तरफ? नहीं, मेरा इशारा उन सबकी तरफ है जो राज्य में अनावश्यक रूप से ऐसे विषयों को उठाते हैं जो राज्य के हित में नहीं होते। हरिद्वार के खानपुर में बीजेपी मंडल महामंत्री की गिरफ्तारी पर हुए हंगामे पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी समर्थन में आ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे लंबे समय तक संगठन से जुड़े रहे हैं, इसलिए उन्हें कार्यकर्ता की अहमियत पता है। वे कार्यकर्ताओं की तकलीफ समझते हैं और पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। कार्यक्रम के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंडल महामंत्री अमित चौहान के घर जाकर उनसे मुलाकात भी की। आपको बता दें कि खानपुर विधायक उमेश कुमार की शिकायत पर खानपुर विधानसभा के मंडल महामंत्री के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। बहुत पुराने समय से संगठन का काम मैंने किया है और इसलिए कार्यकर्ता का महत्व क्या होता है मैं उसको बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जो ये कार्यकर्ताओं के साथ हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, पहले भी हुआ है। हम लोगों के साथ इस तरह की बातें हुई हैं, इसलिए मैं उनकी तकलीफ समझता हूँ और मैं कार्यकर्ताओं को ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि त्रिवेंद्र रावत आपके साथ, आपका सांसद आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती को देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाएगा और इस मौके पर बीजेपी देश भर में 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक पदयात्रा निकालेगी। उत्तराखंड में राज्य के 5 सांसदों को अपने संसदीय क्षेत्र में 3-3 पदयात्राएं निकालने को कहा गया है। तो दूसरी ओर गुजरात में 150 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जिसमें देश भर से हर जिले के 5-5 बीजेपी वर्कर्स शामिल होंगे। एकता के नारे के साथ, विकसित भारत के उद्घोष के साथ पद यात्राएं बड़ी संख्या में निकाली जाएंगी और उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग इसकी प्रयास करने के बाद जिला स्तर की जो मैराथन होगी, कई किलोमीटर की पदयात्रा होगी, उसमें प्रत्येक सांसद अपने लोकसभा के अंदर 3 पदयात्राओं में शामिल होंगे। उस कार्यक्रम को स्वरूप के लिए हमारी बहुत जल्दी प्रदेश कार्यशाला हम करने वाले हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के 1544 पदों पर लगाई रोक को हटा दिया है, जिसके बाद अब इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। यूके SSSC द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया 14 मार्च 2024 को शुरू की गई थी। गढ़वाल मंडल में 786 पदों पर भर्ती होनी है, तो कुमाऊं में 758 पदों को भरा जाना है। भर्ती में आरक्षण को लेकर मामला हाईकोर्ट पहुंचा था, हालांकि पूर्व में हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। अब अदालत ने पूरे मामले में आदेश पारित करते हुए रोक को हटा दिया है
और कहा है कि कुछ पद रिक्त रखें। हरिद्वार से कानपुर तक जाने वाली उत्तराखंड गंग नहर इन दिनों बंद है। वार्षिक मरम्मत के लिए बंद की गई गंग नहर में मेंटेनेंस के काम किए जा रहे हैं। यूपी सिंचाई विभाग की ओर से गंग नहर में साफ सफाई का काम कराया जा रहा है। इस साल भारी बारिश और लैंडस्लाइड होने के चलते गंग नहर में पिछले सालों की तुलना में ज्यादा सिल्ट जमा हो गई है, जिसके लिए यूपी सिंचाई विभाग की ओर से ज्यादा मशीन मेंटेनेंस और साफ सफाई के लिए उतर गई है। मेंटेनेंस के कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। जैसे ठेक, कपड़े, ये सब उसमें पड़े हुए हैं तो उनको निकाला जा रहा है और सभी चीज़ों में काम चालू कर दिया गया है। हेमकुंड साहिब में सीजन की जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हेमकुंड साहिब में अभी तक 3 फीट बर्फ जम चुकी है। इसके बाद हेमकुंड साहिब पहुंचे संगतों का रेस्क्यू किया गया। हेमकुंड साहिब में तैनात एसडीआरएफ की टीम में सभी यात्रियों को सुरक्षित 6 किलोमीटर पैदल ट्रैक से गांगरिया पहुंचाया गया। भारी बर्फबारी के बाद हेमकुंड साहिब पैदल ट्रैक पर गांगरिया और अटलाकुड़ी के बीच भारी बर्फबारी के बाद बर्फ जम गई है। इसके बाद यहां पर यात्रियों को गुजरने में बहुत परेशानी हो रही है। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल आने वाले पर्यटकों को मौज मस्ती के लिए जल्द ही एक नया पार्क मिलने जा रहा है। सीएम धामी की घोषणा के बाद नैनीताल पालिका बोट हाउस के पास पार्क का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें टूरिस्टों को एक नया डेस्टिनेशन मिल जाएगा। उत्तराखंड राज्य के रजत जयंती के चलते पार्कों को निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें करीब 50 लाख की कीमत से नैनीताल में भी पार्क का निर्माण हो रहा है। राज्य सरकार को भेजिए, जो अनुमानित लगभग हमारे 50 लाख के आसपास की है, और इसको एक भव्य तरीके से, इसमें झूले भी हैं, इलेक्ट्रिक लाइटों का भी है, पार्क का भी है, और इसके फव्वारे का भी है, जिम का भी है, इसकी व्यवस्था की गई है। रामनगर में आर्ट गैलरी ट्रस्ट रिंगोड़ा द्वारा आयोजित वाइल्ड लाइफ वीक का मंगलवार को समापन हो गया। समारोह में डिकुली में स्कूली बच्चों ने वन्य जीवों से संबंधित कई रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी, जिन्हें दर्शकों द्वारा खूब सराहा गया। समापन में विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता बच्चों को भी सम्मानित किया गया। नैनीताल में वाल्मीकि जयंती की धूम रही। सरोवर नगरी की मॉल रोड पर रामधुन सुनाई दी। इस दौरान वाल्मीकि प्राकट्य दिवस के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई। कलाकारों ने खूबसूरत झांकियां दिखाकर पर्यटकों के मन को लुभाया। भगवान राम, हनुमान और अन्य देवी देवताओं की झांकियां आकर्षण का केंद्र बनी रही। तल्लीताल से शुरू हुई ये शोभा यात्रा मल्लीताल वाल्मीकि मंदिर तक निकाली गई। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में नशा अब एक दीमक बन चुका है, जो युवाओं के भविष्य को खोखला कर रहा है। लेकिन अब इस जंग को एक नई ताकत मिलने जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नशे पर लगाम लगाने के लिए अब उत्तराखंड पुलिस ने राज्य स्तर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ की नई संरचना तैयार की है। इसमें आईजी रैंक का अफसर कमांड करेगा, जबकि एसपी, डीएसपी और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी तैनात किए जाएंगे। देहरादून में इसका मुख्यालय होगा और हर जिले में शाखाएं बनाई जाएंगी। सिर्फ यही नहीं, टीम को ड्रोन सर्विलांस, डिजिटल ट्रैकिंग और क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क मॉनिटरिंग जैसी टेक्नोलॉजी से भी लैस किया जाएगा। ढांचा जो है स्वीकृत होने वाला है, जिसमें पूरा एसटीएफ जो है पूरा अलग से हमारे जो एएनटीएफ को एक अलग स्ट्रक्चर देखेगा, जिसमें एसपी एएनटीएफ और डीआईजी एएनटीएफ और पूरा एक ढांचा होगा पूरा थाना स्तर तक के। तो एक पूरी एक विंग होंगी एएनटीएफ की तैयार होगी इसमें। तो एक स्पेशलाइज्ड जो है आधुनिक तरीके से पूरी काम करेगी अभी एनडीपीएस की एएनटीएफ टीम भी ना। उत्तराखंड में पहाड़ी जिलों से लेकर शहरों तक नशे का कारोबार एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। बीते 3 साल में एनडीपीएस एक्ट के तहत 1700 से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केस देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में सामने आए हैं।
कई स्कूल कॉलेजों के आसपास ड्रग नेटवर्क फैला है, लेकिन सीमित संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ की कमी के कारण पुलिस के लिए ये लड़ाई मुश्किल बन गई थी। ऐसे में जरूरत थी एक ऐसे स्पेशल टीम की जो सिर्फ नशे के खिलाफ काम करे और हर जिले में सक्रिय हो। आ रही हैं लगातार, और होता क्या है कि जब मुकदमा पूर्ण होता है तो साक्ष्यों के अभाव में मोस्टली अभियुक्त जो है वो छोड़ दिया जाता है, बरी हो जाता है। ऐसे में अगर उत्तराखंड सरकार ऐसी पहल कर रही है कि एक अलग यूनिट बनाया जा रहा है इसके लिए, तो मैं इस चीज़ का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा काम है ये, और इसके लिए स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जैसे SIT में है या वह इस तरह से चाहिए। नशे के मकड़जाल में फंसी देवभूमि को जल्द इससे छुटकारा दिलाने की जरूरत है। उम्मीद है कि नई स्पेशल टीम नशे के कारोबारियों पर सख्ती से लगाम लगाएगी। हालांकि चुनौतियां कई हैं, लेकिन युवाओं को नशे के अंधकार से निकालने के लिए सख्ती की बेहद जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान के कप सिरप विवाद का सीधा असर उत्तराखंड में भी दिख रहा है, और अब तो आंगनबाड़ी वर्कर के साथ ही आशा वर्कर से दवा बांटने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ राज्य में 28,000 से ज्यादा फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं। देखिए रिपोर्ट। देश भर में चल रहे कप सिरप विवाद के बीच उत्तराखंड में छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को दवा देने वाली आशा वर्कर और आंगनवाड़ी वर्कर को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना फार्मा डिग्री के ठीक तरीके से दवा देना संभव नहीं है, क्योंकि दवा की सही मात्रा और मिश्रण का पता क्वालिफाइड फार्मासिस्ट को ही होता है। लेकिन 28,000 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने के बाद भी उनके पद खाली हैं और दवा वितरण आंगनवाड़ी और आशा वर्कर कर रही हैं। फार्मासिस्ट भी अपने लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। फार्मेसी का काम है वो अन्य लोगों से किया जा रहा है, अन्य विधाओं के जो लोग हैं उनसे लिया जा रहा है। इससे जो है जनता के स्वास्थ्य को भी बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट दवाइयों का डिस्पेंस करता है तो उसमें फिर उतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। अब आज की डेट में क्या हो रहा है कि आज की डेट में जो अनक्वालिफाइड पर्सन ही कहूँगा मैं उनको, क्योंकि उनको तो नॉलेज होता नहीं है दवाइयों का, तो उनसे दवाइयाँ बांटी जा रही है। बेरोजगार फार्मासिस्टों को होते हुए भी अनट्रेन्ड लोगों से अगर दवाई बंटवाई जाए तो ये लोगों के जीवन के लिए खतरा है। दवा की डोज को लेकर सरकार की सख्त गाइडलाइंस हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकारी स्तर पर ही इस तरह की ढिलाई हो रही है, जो कि हैरान करने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। रुड़की में त्योहारों के सीजन में मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। भगवानपुर में चेकिंग के दौरान एक कार से 1.5 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा गया, जो कि उत्तर प्रदेश सहारनपुर से सप्लाई किया जा रहा था और उसे देहरादून में अलग अलग जगह सप्लाई किया जाना था। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग ने सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं, साथ ही पनीर को नष्ट कर दिया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। बाले की यूसुफपुर में टीम निरीक्षण में गई और वहाँ पे एक मकान पे पनीर पाया गया, जिसमें कि लगभग 1.5 क्विंटल पनीर था, जो सही स्थिति में नहीं रखा गया था और सप्लाई के लिए जा रहा था। टीम के द्वारा उसको सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया और मौके पर उसको नष्ट कराने के लिए कार्रवाई की।